स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है चैप्टर 3 का पार्ट 3, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी एंड एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो आज ये वीडियो में हम ये दोनों टॉपिक को अच्छे से ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे और वीडियो के एंड में ये दोनों से इंपॉर्टेंट PYQs भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। ओके, तो डेफिनेशन देखते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP इज द इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर कंप्लीशन ऑफ गैस्टेशन। गैस्टेशन तो मत पता है ना, 9 महीने का टाइम जब किसी मदर के अंदर बेबी पल रहा होता है ना। और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब किसी बच्चे को पूरा गैस्टेशन पीरियड नहीं होने से पहले ही निकाल देना, मतलब मार देना या फिर टर्मिनेट कर देना, दैट इज नोन एज MTP। ओके, तो MTP जो है वो इंडिया में लीगल है, ये बात याद रखनी है आपको। MTP इज लीगल इन इंडिया, और लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस भी है। कोई भी जाके अबॉर्शन नहीं करा सकता, तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस है लीगल के साथ साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि किसी को जान लेना या फिर टर्मिनेट करना क्या सही है, तो इसके लिए क्यों जरूरी है, MTP क्यों रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसके लिए रीजन है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना उसके लिए जरूरी है, और रेप केसेस में वहां पे टर्मिनेट करना पड़ता है, इसलिए भी MTP जरूरी है। और कंट्रासेप्टिव जब फेलियर हो जाए, मतलब काम का ना काम करे, तो उस टाइम भी MTP जरूरी है। और अगर मदर्स की लाइफ को रिस्क है बच्चे को जन्म देने में, तो उस टाइम भी MTP जरूरी होता है। और अगर किसी बच्चे को, फीटस को जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज है और डॉक्टर्स को पता चल जाए पेट में होते हुए भी, तब भी MTP जरूरी होता है, इसीलिए लीगल किया गया है, ठीक है। और लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है, डायरेक्ट लीगल नहीं है। फिर देखते हैं हम कि MTP इंडिया में लीगल कब हुआ। तो ये है 1971 में एक्ट है MTP, वो लीगलाइज किया गया। और यहाँ पे क्या होता है, लीगलाइज अबॉर्शन इन इंडिया 1971 से MTP को लीगलाइज किया गया। और ये कौन करता है, डन ओनली बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। इसको कोई सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ही कर सकते हैं, किसी से भी जाके अबॉर्शन नहीं करवाना होता है, और ये अप्रूव्ड हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक में ही होता है, ठीक है। लेकिन अबॉर्शन बोले तो क्या ये हमेशा ही राइट होता है या फिर सेफ होता है, तो बट इसके लिए भी एक टाइम लिमिट है। अगर अबॉर्शन 12 वीक्स तक करा ले, अप टू 12 वीक्स, 12 वीक मतलब 3 महीने, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक अगर अबॉर्शन हो तो वो मदर के लिए सेफ होता है। लेकिन जैसे ही 12 वीक से आगे बढ़ता है, 15, 16, 17, वैसे ही मदर के लिए रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो अबॉर्शन हमेशा सेफ नहीं होता है, ये सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही सेफ होता है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो रिस्क बढ़ते जाता है। लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि कोई कोई फैमिली या फिर कोई मदर्स नहीं मानती हैं और उनको अबॉर्शन करना ही होता है, बट डेट जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर से एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस होता है, और वो मदर में इनफर्टिलिटी का चांसेस भी होता है। इनफर्टिलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। और कई ऐसे केसेस में मदर्स की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए अबॉर्शन को सेफ करना ही अच्छी बात है। अनसेफ वाले अबॉर्शन में बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। और इंडिया में MTP लीगलाइज है, लेकिन इंडिया में MTP का मिसयूज भी बहुत ही है, क्योंकि कोई भी अच्छा चीज़ आता है तो उसके साथ नेगेटिव चीज़ अपने आप से आ जाती है। तो जब MTP लीगलाइज किया तो वहाँ पे क्या किया, फीमेल फोर्टिसाइड, मतलब कि बच्चे की जेंडर पता कर लेते थे प्रेगनेंसी के टाइम में, और वो अगर लड़की है तो उसको एबॉर्शन में गिरा देते थे, राइट। तो ये यहाँ पे मिसयूज होने लगा MTP का। और यहाँ पे सेक्स सिलेक्शन अबॉर्शन, मतलब अगर लड़का हो तो रखते थे, कंटिन्यू करते थे प्रेगनेंसी, और अगर लड़की हो तो उसको अबॉर्शन कर दिया जाता था। तो ये है मेन कॉज ऑफ मिसयूज ऑफ MTP, ठीक है। तो जब ये बात पता चली तो उसके लिए प्रिवेंशन आया, स्ट्रिक्ट लॉ बने कि अगर कोई फीमेल फोर्टिसाइड करता है तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है, और सेक्स डिटर्मिनेशन को बंद किया गया। इसीलिए आजकल कोई अल्ट्रासाउंड या फिर फीमेल फोर्टिसाइड करने की सोचता है तो जाके अगर वो लोग पता भी करें MTP के थ्रू कि वो लड़का है कि लड़की है, तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन लग के उनको केस लगता है या फिर फाइन देना पड़ता है, राइट। तो ये है सेक्स डिटर्मिनेशन बैन हो गया है इंडिया में मिसयूज के वजह से। अब हम पढ़ेंगे STDs, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। ये ऐसा डिजीजेस है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ही होता है, लेकिन एक ऐसा डिजीज भी है इसमें जो कि सिर्फ सेक्सुअली ही नहीं बल्कि और भी मीन्स से और भी मोड ऑफ एक्शन से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखेंगे इसका डेफिनेशन। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस STDs आर डिजीजेस दैट स्प्रेड मेनली थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट
विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। ये मेनली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही करता है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कोई रिलेशन बना रहा है और अगर वो इन्फेक्टेड है एसटीडी से, तो दूसरे पर्सन में जाने की, वो एसटीडी सड़ने की संभावना होती है, फैलने की संभावना होती है। ठीक है, ये कैसे कैसे फैलता है? सेक्सुअल इंटरकॉर्स से फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, शेयरिंग नीडल्स, नीडल्स जो होता है, एक नीडल्स किसी को लग गया तो दूसरा नीडल दूसरे आदमी को वही नीडल नहीं लगाना चाहिए, तो उसके थ्रू भी फैलता है, और मदर से फीटस में भी फैलता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे कुछ कॉमन एसटीडीज है जिसमें बैक्टीरियल, वायरल एंड प्रोटोजोआन एसटीडीज है। तो बैक्टीरियल कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि राइट 2 बैक्टीरियल, 2 वायरल और प्रोटोजोआन एसटीडीज, तो आपको ये नाम याद कर लेनी है। ठीक है, तो बैक्टीरियल एसटीडीज में गोनोरिया, साइफिलिस आता है, वायरल में एचआईवी और एड्स, एचआईवी का लास्ट स्टेज ही एड्स कहलाता है ना, और जेनिटल हर्ब्स, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, और प्रोटोजोआ में क्या है? ट्राइकोमोनियासिस। तो ये 5-6 नाम है, इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि बैक्टीरियल एसटीडीज कौन है, तो ये दोनों आपको नाम याद कर लेना है। वायरल में ये तीनों और प्रोटोजोआंस में एक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि पीवाईक्यू में आया भी है, नेम 1 बैक्टीरियल एंड 1 वायरल एसटीडीज, तो आप यहाँ से कोई भी ये दोनों में से एक लिख सकते हैं, तो उसके लिए आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएगी, है कि नहीं। तो अब देखेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं एसटीडीज में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में। ठीक है, तो इसका कॉमन सिम्टम्स होता है इचिंग करना, बर्निंग सेंसेशन, एबनॉर्मल डिस्चार्ज एंड पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है, लेकिन अगर सिम्टम्स ना हो तो इसका मतलब नहीं कि एसटीडीज नहीं है। कुछ कुछ एसटीडीज असिम्टोमेटिक भी होते हैं, उसके लिए भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैनी एसटीडीज मे रिमेन असिम्टोमेटिक, मतलब कि बहुत से एसटीडीज ऐसे हैं जिसमें कोई सिम्टम्स ना हो, लेकिन वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल में एसटीडीज होता है। अगर सिम्टम्स दिखा रहा है तो वो एसटीडीज है, ठीक है, लेकिन किसी किसी इंडिविजुअल में क्या होता है, कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाता है और लेकिन वो एसटीडीज का मरीज होता है। ठीक है, इन अर्ली स्टेज, कुछ कुछ इंडिविजुअल में अर्ली स्टेज में कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाता है, इसका मतलब नहीं कि उसको एसटीडीज नहीं है, इसका मतलब है बट दिखा नहीं रहा है। तो स्टूडेंट आगे देखते हैं कि अगर एसटीडीज किसी को हो तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो अगर एसटीडीज हो और वो अनट्रीटेड रहे, मतलब अगर उसको ट्रीट ना किया जाए, तो एसटीडीज क्या क्या कर सकता है। तो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, पीआईडी, पीआईडी का फुल फॉर्म पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, यहाँ पे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो सकते हैं। इनफर्टिलिटी हो सकती है मदर्स में या फिर मेन में, है कि नहीं, इनफर्टिलिटी दोनों में, किसी में भी हो सकती है, आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट है तो वो बच्चा फुल गेस्टेशन पीरियड ना पार करके पहले ही अबॉर्ट हो जाए, लाइक एमटीपी बिना किए ही अबॉर्ट हो जाए, दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और स्टिल बर्थ हो सकता है, और कोई कोई केसेस में कैंसर तक बात पहुंच जाती है, जिसको हम सर्विकल कैंसर बोलते हैं। तो इसीलिए एसटीडीज को ट्रीट करना बहुत जरूरी है। अगर ये अनट्रीटेड रहे तो इतने सारे बीमारियां का घर कर देता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज एचआईवी। सबसे कॉमन तो हमको पता है कि जैसे ही एसटीडीज आता है तो या तो हम एचआईवी समझते हैं या फिर एड्स समझते हैं, राइट। तो देखते हैं एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है। तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब इम्यूनिटी को कम 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 करते जाना, है ना। ये एक वायरस है और जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, स्पेशली हेल्पर टी सेल को। ये हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, जहां पे डिजीज और माइक्रोब्स में पढ़ेंगे कि हेल्पर टी सेल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है ये एचआईवी वायरस जो है, एचआईवी, वो किसी इंडिविजुअल के, अगर किसी इंडिविजुअल में एचआईवी इन्फेक्शन है तो वो उसके इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, टी सेल पे, स्पेशली टी सेल पे। और क्या होता है एड्स, एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। एचआईवी का जब फाइनल इन्फेक्शन पहुंच जाए तो उसे बोलते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। ठीक है, जैसे कि हम सभी को पता है कि एसटीडी सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बढ़ता है, तो देखते हैं यहाँ पे एचआईवी क्या सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बढ़ता है। तो मोड्स ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन, तो एचआईवी आखिर कैसे बढ़ता है, एक दूसरे में कैसे फैलता है। तो यहाँ पे है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अगर बिना प्रोटेक्शन के सेक्स करेंगे तो वहां पे भी एचआईवी फैलने का चांसेस हो, अगर एक इंडिविजुअल पार्टनर में हो तब। इन्फेक्टेड ब्लड, ब्लड से भी फैलता है ये, अगर किसी सैलून में गए, वहां पे किसी मैन का या फिर फीमेल का एनीथिंग, वहां पे सेविंग किया और वहां पे उसका कट लग गया गले पे या फिर गाल पे, है ना, और वही ब्लेड वो बार्बर ने क्या किया, दूसरे इंसान में लगा दिया और उसको भी वहीं से कट लग गया, राइट। और यहाँ का जो ब्लड है वो वहां पे ट्रांसफर हो सकता है ना, वो क्योंकि सेम ब्लड है, तो यहाँ से भी वो एचआईवी फैलता है। इसीलिए आप कभी भी सैलून में जाए तो वहाँ पे बार्बर से, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं तो आपका हक है, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ब्लेड चेंज करो, नया ब्लेड लगाओ हमारे लिए, है ना,
फ्री में तो नहीं कर रहे कि वही शेयर कर सकते हैं ना। और यहाँ पे नीडल शेयर करने से भी HIV ट्रांसमिट होता है। और अगर कोई मदर HIV पॉजिटिव है और वो अगर किसी बेबी को कैरी कर रही है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस समय भी उस चाइल्ड में HIV फैलने की हाई चांसेस होते हैं। तो सिर्फ सेक्सुअली कांटेक्ट से ही HIV नहीं फैलता है, बल्कि ऐसे 3 और भी रीजन है जिसके थ्रू HIV फैलता है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट है, HIV डज नॉट स्प्रेड बाय टचिंग, शेयरिंग फूड और हगिंग। लेकिन अगर किसी को HIV है तो क्या हम उसको छुएंगे तो लग जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। शेयरिंग फूड से भी नहीं होता है, या फिर किसी को गले लगाने से भी HIV नहीं होता है। HIV के लिए इन्फेक्टेड ब्लड होना मांगता है, मतलब चिपक सकता है। स्प्रेड नीडल अगर शेयर करेंगे तो हो सकता है, और मदर टू चाइल्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये सब थे कुछ STDs, है ना। तो इसके प्रिवेंशन भी तो कुछ होंगे। क्या क्या प्रिवेंशन है इसके बारे में हम देखते हैं। तो यूज ऑफ कॉन्डम जो है वो सिर्फ प्रेगनेंसी ही नहीं बल्कि STDs को भी रोकता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो यूज ऑफ कॉन्डम्स। नंबर 2 है अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। तो यहाँ पे मल्टीपल्स के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रखने से भी ये STDs फैलता है, तो इसीलिए अवॉइड मतलब रोकना चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, और हमेशा चेकअप करवाते रहना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में चेकअप हो जाए और उसका अच्छे से ट्रीट हो तो वो भी ट्रीटेबल होता है। एंड यूज ऑफ स्टेराइल नीडल्स, मतलब किसी का यूज किया हुआ नीडल यूज नहीं करना चाहिए, स्टेराइल करना चाहिए, जो कि एकदम सिर्फ एक आदमी को हो। और ब्लड स्क्रीनिंग भी करते रहना चाहिए। तो ये टॉपिक में इतना ही था। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड हम PYQs देखेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो ये है इंपॉर्टेंट PYQs 1 and 2 मार्क्स में। डिफाइन MTP, मेंशन 1 रीजन फॉर MTP। तो ये मेरे वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन है, आप देख सकते हैं। 3 और 5 मार्क्स में आता है एक्सप्लेन वाई MTP इज नीडेड, तो ये भी मैंने वीडियो में कवर किया है। और राइट इंपॉर्टेंस एंड लीगल स्टेटस ऑफ MTP इन इंडिया, तो ये भी मेरे वीडियो में एक्सप्लेन है। तो आगे देखते हैं STDs का PYQ। तो यहाँ पे 1 and 2 मार्क्स में डिफाइन STDs, नेम एनी 2 STDs। तो यहाँ पे आप आराम से मेरे वीडियो को देख के प्रेफर कर सकते हैं। एंड व्हाट कॉज एड्स, तो ये भी आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। 3 और 5 मार्क्स में आता है डिस्क्राइब सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ STDs। तो आराम से आप मेरे नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। एक्सप्लेन प्रिवेंशन मेजर ऑफ STDs, तो ये भी है। एंड राइट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV, तो इसको मैंने 4 मोड ऑफ ट्रांसमिशन किया है, तो आप वहाँ उसको फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट।